तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो मास्टर बाशियनजी के साथ वापस आ जाता है, मगर वो प्रिंसेस को और बाशियनजी को अकेला छोड़कर कहीं और ही निकल जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें पता चला था कि हाई प्रीस्ट वो रिटायरमेंट लेकर फौरन अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट जाने वाला है, मगर रास्ते में उसे इंपीरियल मास्टर भी मिल जाता है। वो लोग आपस में काफी बातें करते हैं और हमें वहां पर पता चलता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। इंपीरियल मास्टर ने ग्रैंड प्रीस्ट से बहुत कुछ सीखा है और दूसरी तरफ मोशन को एक विलेज में दिखाई देता है कि मास्टर के रिटायर होते ही वहां पर अलग अलग सेक्ट्स ने बगावत करना शुरू कर दी है, मगर वो वहां पे मौजूद कुछ फार्मर्स की मदद करने के लिए जाता है और उन लोगों को फसल काटने के लिए कुछ अलग ही तरह के मेथड सिखा रहा होता है। जब ग्रैंड प्रीस्ट ये सब कुछ देखता है तो वो उससे काफी इंस्पायर होता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल सही बंदे को चुना है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो मास्टर के साथ अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट की तरफ जा रहा होता है और जब वो लोग योंगजू सिटी में पहुंचते हैं तो मोशन कहता है कि यहाँ पर तो डिमोनिक कल्ट सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे योंगजू सिटी में भी हमारे डिमोनिक कल्ट सेक्ट का ही होल्ड है। उसे वहां पर हर जगह वही 360 हाल वाले डिसाइपल्स दिखाई दे रहे थे। इतने में अचानक वो एक छोटी सी बच्ची से टकरा जाता है और फिर मोशन अपने मास्टर से कहता है कि आपको इंपीरियल एकेडमी में एक मास्टर की हैसियत से असाइन किया गया था, जिसकी वजह से आप अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को भी लेकर इंपीरियल एकेडमी में गए थे। आपके डिसाइपल्स के पास अभी भी स्टडी करने के लिए कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ सारी दुनिया की फिक्र लिए बैठे हैं, मगर आपका अपना डिमोनिक कल्ट सेक्ट तो काफी पीछे रह गया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी डिमोनिक कल्ट सेक्ट के अंदर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और एकेडमीज खोलनी चाहिए? इस तरह हमारे डिमोनिक कल्ट सेक्ट के नई जनरेशन के बच्चे वो कभी भी स्टडी करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे और अपने ही सेक्ट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मगर मास्टर कहता है कि ये वो काम है जो कि मास्टर नहीं करता। तो मोशन कहता है कि पिछले जितने भी डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर्स आए हैं उनमें से किसी ने भी ये काम क्यों नहीं किया। तो उसका मास्टर बताता है कि पिछला डिमोनिक कल्ट सेक्ट का जो लीडर था वो औरत के चक्कर में पड़ गया था और जो बंदा औरतों के चक्कर में पड़ जाता है उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। मगर मोशन कहता है कि मास्टर क्यों ना हम लोग डिमोनिक कल्ट सेक्ट के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को एक जगह इकट्ठा करें और एक ग्रेड एकेडमी के लिए एग्जामिनेशन शुरू करें। जब हमारी ग्रेड एकेडमी पूरी तरह से बन जाएगी उसके बाद हमारे कल्टीवेटर्स को इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। उसकी बातें सुनकर मास्टर काफी खुश होता है और कहता है कि काश तुम 40 साल पहले पैदा हुए होते। वहां पर मौजूद लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टर्स से कहता है कि क्या सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वहां पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के सारे मास्टर्स अपीयर होते हैं और वहां पे मौजूद एक प्रोटेक्टर वो मास्टर से कहती है कि कल्ट लीडर की वाइफ और होली माइडान वो अभी तक अपीयर नहीं हुए और 4 हेवनली किंग्स में से अभी तक कियान वो अपीयर नहीं हुआ है। मोशन उन लोगों को इतना ओपनली एक दूसरे के साथ बातें करता देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि ये लोग यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ खुले घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि योंगजू सिटी में इन लोगों का ही होल्ड है और यहाँ पर इन लोगों का कोई हेडक्वार्टर भी जरूर होगा। मगर वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एल्डर सब लोगों से कहता है कि 360 हॉल के एल्डर सारे ही अपने अपने हॉल के बैनर्स उठाओ और उन्हें हवा में लहराओ। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मोशन की कोरोनेशन सेरेमनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद 360 हॉल के लोग वहां पे एक के बाद एक अपीयर होना शुरू होते हैं जो कि वहां पर मोशन को वेलकम करते हैं और मोशन को बताया जाता है कि आज से आप हमारे हेवनली कल्ट सेक्ट के मास्टर हैं और ये जगह हमारे हेवनली कल्ट सेक्ट की एक सीक्रेट लैंड है। इसे सेंट अराइवल माउंटेन कहा जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग जैसे ही मोशन को अपने सामने आकर देखते हैं तो वो सब उसके आगे झुक जाते हैं और उसे अपना मास्टर कहकर पुकारते हैं। इतने में उन लोगों को ग्रैनी सी की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि अच्छा तो मास्टर और मोशन दोनों आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां से बहुत सारे फूलों की पत्तियां गिरती हुई दिखाई देती हैं। वहां पे ग्रैनी सी की एंट्री होती है और वो अपने रियल फॉर्म में वहां पर आई थी। उसकी रियल आइडेंटिटी की वजह से वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ग्रैनी सी वो इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद भी आज भी बिल्कुल पहले के जैसे ही खूबसूरत है। मगर उस एंसिस्टर को ये बात पसंद नहीं आती। वो फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही सारे ही डिसाइपल्स को ग्रैनी सी के उस असर से बाहर निकालता है और ग्रैनी सी से कहता है कि यू क्या तुम थोड़ा और अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती? तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आओ? जिस बच्चे को तुमने पाल पोस कर बड़ा किया है वो आज यहाँ पर
कल्ट सेक्ट का एक मास्टर बनने वाला है। क्या तुम उसकी कोरोनेशन सेरेमनी को खराब करना चाहती हो? ये सुनते ही ग्रैनी सी परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो दोबारा से अपने पुराने वाले रूप में आने के लिए फिर से अपने उसी मैजिक का यूज करती है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, चलो हम लोग सेरेमनी शुरू करते हैं। ग्रैनी सी को वहाँ देखते ही मोशन भागता हो जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है। और वहाँ हमें सी युनशान को भी दिखाया जाता है। वो उन लोगों के पीछे से आती है और मोशन से कहती है कि मैं होली माइडान हूँ और सेक्ट लीडर को डिमोनिक कल्ट सेक्ट में वेलकम करती हूँ। उसके वहाँ अपीयर होते ही लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि होली माइडान तुम्हें थोड़ा सा ओबीडेंट होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितनी देर हुई है। तुमसे पहले वाली होली माइडान वो एक डीमन थी। ये सुनते ही ग्रैनी सी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तुम्हें आखिर उससे प्रॉब्लम क्या है? वो मोशन से कहती है कि ये है सी युनशियान, ये मेरी ही फैमिली से बिलोंग करती है। जब से हमारे मास्टर ने इसे देखा था उसके बाद से ही मास्टर ने इसे टीच करना शुरू कर दिया था। ये बात सुनते ही मोशन कहता है कि अच्छा तो अब पता चला कि ये लड़की मुझे ग्रैनी सी से रिलेटेड क्यों लगती थी। ये भी ग्रैनी सी की फैमिली से है। मगर यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट सब लोगों से कहता है कि क्यान हेवनली किंग वो अभी तक आया क्यों नहीं? तो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेजी। ये सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में आकर कहता है कि उसे थोड़ा सा सबक सिखाओ ताकि उसे पता चले कि नए सेक्ट लीडर की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से जनरल को दिखाया जाता है। वो फौरन से इंपीरियल मास्टर के पास जा पहुंचता है और कहता है कि मास्टर योंगजुओ सिटी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। हेवनली डीमन कल्ट सेक्ट के हाईएस्ट रैंकिंग के जितने भी मास्टर्स हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और सिटी लॉर्ड का मेंशन वो अचानक बीचों बीच हवा में कहीं गायब हो गया है। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मगर जनरल किन कहता है कि हम लोगों को डिमोनिक कल्ट सेक्ट से जरा दूरी बनानी चाहिए। उनके लिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, कहीं वो लोग हम पर हमला करने की तैयारी ना कर रहे हों। तो दूसरी तरफ इंपीरियल मास्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर कौन है तो शायद तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगे और तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही जनरल किन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप उसे जानते हैं? तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि हमारी इंपीरियल एकेडमी का फॉर्मर ग्रैंड प्रीस्ट है, जिसे तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनकर जनरल किन हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या एकेडमी का ग्रैंड प्रीस्ट वो असल में डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर है? मगर इंपीरियल मास्टर उससे कहता है कि लगता है शायद तुम कुछ ज्यादा सोचने लगे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से कई साल पहले जब मैंने पूरी दुनिया का टूर किया था तो मैंने बहुत सारे सेक्ट्स को विजिट करके उनसे बहुत कुछ सीखा था, पर एक सेक्ट ऐसा था जिसे मैंने देखा कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो किसी और से कुछ भी नहीं सीखता बल्कि उसकी अपनी ही टीचिंग्स ऐसी है कि वो सारी दुनिया को टीच कर सकते हैं। मगर उन लोगों के पास ऐसी डिवाइन टेक्निक्स थी जिन्हें उन लोगों ने सिर्फ अपने आप तक ही महदूद रखा हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा और उनके साथ जाकर कोई एग्रीमेंट करके उनकी सारी टीचिंग्स को अपनी इंपीरियल एकेडमी में लेकर आऊंगा। इस तरह डिमोनिक कल्ट सेक्ट के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। मगर उस सेक्ट में मैंने जिस बंदे को सबसे पहले देखा वो कोई और नहीं बल्कि वो ग्रैंड प्रीस्ट था। ग्रैंड प्रीस्ट वो पहला बंदा था जो मेरे साथ वहां पर एक साथ बैठा था। उसने ना सिर्फ मुझे बहुत कुछ सिखाया है बल्कि उसने खुले दिल के साथ मुझे वहां पर वेलकम भी किया और मुझे एक राइट पाथ के बारे में भी बताया जो कि अब मेरी अगली मंजिल है। उसने पर्सनली डाओ मास्टर को मुझे रिकमेंड भी किया था। ग्रैंड प्रीस्ट के लेटर लिखने की वजह से डाओ मास्टर ने पर्सनली मुझे बहुत सारी फेवर्स दी थी। मैंने वहां पर 14 डाओ पेट्रा सोर्ड टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा भी था और फिर मैंने ग्रैंड प्रीस्ट की परमिशन के साथ थंडर मोनेस्ट्री टेंपल को भी ज्वाइन किया था ताकि मैं वहां से कुछ ज़ेन ताओइज्म की एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को हासिल कर सकूं। उसने कभी भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी को शो नहीं किया था मगर मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान गया था। न सिर्फ मैंने उसे पहचाना बल्कि मैंने उसे ऑफर किया कि वो मेरी टाई एकेडमी को टीच करे। उसके पास बहुत ही शानदार एबिलिटीज हैं मगर मैंने उसे उसकी एबिलिटीज की वजह से टाई एकेडमी ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा। मैं उसे इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई इंसान देखा ही नहीं था जो कि दिल का इतना अच्छा और इतना साफ हो। वो अकेला ही ऐसा बंदा था जो कि हमारी एकेडमी को लीड कर सकता था। वो न सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था बल्कि वो मेरा बहुत ही अच्छा टीचर भी था। तो फिर यहाँ पर जनरल किन कहता है कि अगर आप दोनों सेम पाथ पर चल रहे थे तो फिर वो आपको छोड़कर क्यों चले गए? उन्हें रिजाइन करने की क्या जरूरत थी? तो मास्टर उसे बताता है कि उसे वापस जाना ही था क्योंकि उसे अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लिए एक नया लीडर चुनना था जो कि उसकी नई जनरेशन को लीड करने वाला था।
मैं खुद से पर्सनली जाकर उस नए लीडर से मिलूंगा, उसे अपने यानकांग किंगडम में सरेंडर करने की ऑफर करूंगा। अगर वो लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर दोस्तों की तरह रहना चाहें तो भी अच्छा है, वरना फिर उन लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें सेंट माउंटेन में दिखाया जाता है कि सारे ही डिसाइपल्स कोरोनेशन सेरेमनी के लिए मौजूद होते हैं और लाइन फोर्समेंट एल्डर एक लाउड आवाज के साथ अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज के इस सुनहरे दिन में हम लोग अपने एक नए मास्टर को चुने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मास्टर्स वो इस नए डिसेंडेंट को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। हमें दिखाया जाता है वहां पर एक सेज का स्टेचू बना हुआ होता है और वहां पे जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सारे के सारे मोशन से कहते हैं कि हम आपको कोरोनेशन सेरेमनी में वेलकम कर रहे हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि यंग लीडर कोरोनेशन का टाइम आ चुका है। सुनते ही मोशन वहां से आगे चला जाता है, जिस पर ग्रैनी सी उस पर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका बच्चा आज उसकी आंखों के सामने उसके ही सेट का एक लीडर बनने वाला है। और सारे ही डिसाइपल मास्टर कहकर उसके आगे झुक जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है मोशन वो मास्टर से कहता है कि आप लोग अपने नए लीडर के असाइन होने को कोरोनेशन क्यों कहते हैं। कोरोनेशन तो सिर्फ और सिर्फ एम्परर्स का होता है। तो मास्टर उसे बताता है कि जब हमारा हेवनली कल्ट सेक्ट ये बहुत ही ज्यादा फेमस था और पूरी दुनिया में इसकी ग्लोरी के चर्चे थे, तो उस वक्त हमारे पास 6 नेशंस थी जिन पर हम लोग रूल किया करते थे। और उन 6 नेशंस के एम्परर्स वो हमारे डिमोनिक कल्ट सेक्ट से ही बिलोंग करते थे। और यही वजह है कि हमारे जितने भी होली कल्ट लीडर्स हैं वो सारे के सारे एम्परर्स की तरह कोरोनेशन सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करते थे। यही वजह है कि जितने भी 6 नेशंस के एम्परर थे वो सारे के सारे कल्ट लीडर की रेस्पेक्ट किया करते थे। मगर अब वक्त बदल गया है, वो जितने भी 6 नेशंस थे वो सब अब ग्रेट सेक्ट्स बन चुके हैं। ऐसे सेक्ट जो कि हार्डली किसी को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करते हैं। मगर जब कोई सेक्ट अपने आप को एक नेशन में कन्वर्ट कर देता है तो फिर वो सबको ही अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आम लोगों में और कल्टीवेटर्स में कोई बाउंड्री नहीं रहती। सारे ही कल्टीवेटर्स और मोर्टल्स और इमोर्टल्स सारे ही उसी नेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं, सारे ही उसी के ही सिटीजन्स कहलाते हैं। ये सुनने के बाद मोशन जैसे ही वहां से जाने लगता है तो सी युनशियांग वो उसकी तरफ देखती है। उसे लगा मोशन उसकी तरफ पलट कर देखेगा, मगर मोशन वो उसे बिल्कुल इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोशन को एक और जगह लाया जाता है जहाँ पे हर जगह व्हाइट क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। मगर उन लोगों के वहां पर आने के बाद वो सारे के सारे क्लाउड्स वहां से हट जाते हैं। वहां पर उन लोगों को एक एंशिएंट ट्री दिखाई देता है जो कि हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद है। और वो मास्टर मोशन को उस ट्री के बारे में बताते हैं कि ये ट्री हमारे सेक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हमें दोबारा से डाओ सेक्ट को दिखाया जाता है। वहां पर हम लोग उसी डिसाइपल को भी देखते हैं जो कि मोशन की वजह से हर्ट हुआ था। और दूसरी तरफ वहां पर उन लोगों का एक सीनियर मास्टर भी मौजूद होता है। वहां मौजूद एक मास्टर वो उस सीनियर मास्टर को बता रहा होता है कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर्स वो एक कोरोनेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग एक नया लीडर चुनने वाले हैं। तो वो सीनियर मास्टर कहता है कि वो लोग पिछले 40 साल से बगैर किसी मास्टर के अपने सेक्ट को चला रहे थे और अब एक नया मास्टर अपीयर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी लोगों के लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है। हमें जल्द से जल्द उन लोगों को एलिमिनेट करना होगा। तो जूनियर मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मगर यानकांग किंगडम का इंपीरियल मास्टर वो हेवनली कल्ट सेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि वो हेवनली कल्ट सेक्ट को अपने सेक्ट के साथ मिला ले और अपनी नेशन को एक ग्रेट नेशन बनाए। क्या हमारा डाओ सेक्ट वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है कि अगर हम लोग डीमन कल्ट सेक्ट पर हमला करें और फिर यानकांग किंगडम भी सेम टाइम पर हम पर हमला कर दे, क्या हम लोग ये एक साथ अफोर्ड कर पाएंगे? तो वो सीनियर मास्टर कहता है कि यानकांग किंगडम चाहे कुछ भी कर ले, वो डिमोनिक कल्ट सेक्ट को अपने साथ नहीं मिला सकता, क्योंकि डिमोनिक कल्ट सेक्ट में ऐसे जीनियस मौजूद है जो कि यानकांग किंगडम में कभी पैदा भी नहीं हो सकते। डेमोनिक कल्ट सेक्ट की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। उनका एम्पायर यानकांग किंगडम से बहुत बड़ा हुआ करता था, मगर बदकिस्मती से वो लोग भी मिट्टी में मिल गए और एक ग्रेट नेशन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। यानकांग किंगडम को ये दुनिया जितनी आसान लगती है ये उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। जब रियलिटी उसके सामने आएगी तो शायद वो भी कुछ समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ पर मोशन को बताया जा रहा होता है कि सेंट अराइवल माउंटेन ये हेवन के ऑर्बिट से बाहर है। क्यों समझ लो कि ये हमारे इस मोर्टल रियलम में एग्जिस्ट करता है। हमारे फाउंडिंग फादर वुई सुफेंग वो भी यहीं पर ही अपीयर हुए थे और उन्होंने यहाँ पर एक वुड कटर को देखा था जो कि अपनी इस कुल्हाड़ी के साथ इस दरख्त पर वार करते हुए इसे काटने की कोशिश कर रहा था। मगर वो जितनी मर्तबा भी इस दरख्त को काटने की कोशिश करता है हर बार ये दरख्त बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद ही उन्हें पता चला था कि वो यहाँ पर एक सेज से मिल रहे हैं। वो वुड कटर कोई और नहीं बल्कि एक हेवनली सेज था। उन्हें देखने के
बाद और उन्हें पहचानने के बाद हमारे फाउंडिंग फादर ने उनसे हेवनली टीचिंग्स हासिल की थी। उस हेवनली सेज ने यहाँ पर एक स्टोन को रखा था जिसके ऊपर बैठकर वो यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। उनके जाने के बाद फिर हमारे फाउंडिंग फादर ने ही एक सेक्ट को ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि वो यहाँ पर हजारों सालों से लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने ही यहाँ पर बैठकर एक हेवनली डीमन स्क्रिप्चर लिखी थी। ये कहने के बाद वो मोशन से कहते हैं कि क्या तुम हमारे डेमोनिक कल्ट सेक्ट की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? तो मोशन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है ऐसा है तो फिर ये सेक्ट आज से तुम्हारा हुआ। तुम्हें अब अपने कंधों को इतना मजबूत बनाना होगा कि ये इस सेक्ट का भार उठा सके। तो मोशन कहता है कि मैं इस सेक्ट की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि ये पत्थर असल में हमारे सेज की एक सीट है, तुम्हें यहाँ पर आकर बैठना है। हमारे सेज का हमारे फाउंडिंग फादर के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, ना ही उनका फाउंडिंग फादर में कोई इंटरेस्ट था, मगर क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर ने सेज से उनकी टीचिंग्स हासिल की थी तो इसीलिए वो कल्ट सेक्ट के नए टीचर बन गए थे। हमारा हेवनली कल्ट सेक्ट वो हर 20,000 साल के बाद एक नया सेक्ट लीडर चुनता है। जब तुम इस स्टोन सीट पर बैठोगे तो फिर तुम हमारे नए सेक्ट के लीडर बन जाओगे। ये कहने के साथ ही मोशन फौरन से उसी सेज स्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है और मास्टर से बताता है कि तुम्हें यहाँ बैठने के साथ ही न सिर्फ टीचिंग्स की ड्यूटी देनी है बल्कि इसका साथ साथ तुम्हें डेमोनिक कल्ट सेक्ट की जिम्मेदारी भी उठानी है। इतना कहने के बाद वो लोग सारे के सारे फिर से उसके आगे झुकते हैं और उसे अपना नया सेक्ट लीडर कहकर पुकारते हैं। और सी युनशांग वो भी उसके आगे ना चाहते हुए भी झुक जाती है। इसके बाद से सारे के सारे मास्टर्स और डिसाइपल वो सब के सब लोग अब मोशन के ही डिसाइपल बन गए थे और मोशन आज से उनका एक नया होली मास्टर भी बन गया था और साथ में वो डेमोनिक कल्ट सेक्ट का एक लीडर भी बन गया था। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक और मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि लिंग माउंटेन टेंपल पर आता है। वहां पर आने के बाद वो एक जगह रुककर अपने मास्टर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि डेमोनिक कल्ट सेक्ट वो अपने नए मास्टर को चुनने वाले हैं। वो लोग इस वक्त योंगजू टेरिटरी में नए सेक्ट मास्टर की कोरोनेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सी युनशांग जिसने हमारे डिसाइपल को हराया था वो भी वहां पर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि वो लड़की यानकांग किंगडम से बिलोंग नहीं करती बल्कि वो हेवनली कल्ट सेक्ट से बिलोंग करती है। और वहां पर हेवनली कल्ट सेक्ट के जितने भी हाईएस्ट रैंकिंग के मास्टर्स हैं वो सारे ही इकट्ठे हो चुके हैं। इतने में उसे हेवन से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस मास्टर से कहता है कि डीमन कल्ट सेक्ट वो पिछले 40 साल से बगैर मास्टर के चल रहा था और इन 40 सालों में उन लोगों के बीच में कभी भी सेक्ट मास्टर बनने के लिए कोई लड़ाई नहीं हुई है। ऊपर से उन लोगों ने यानकांग रिफॉर्म्स के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया, मगर क्योंकि अब हेवनली एकेडमी डीमन कल्ट सेक्ट के हेवनली मेंबर्स को इकट्ठा कर चुकी है तो अब यानकांग किंगडम उनके बराबर का नहीं रहा। और अगर डेमोनिक कल्ट सेक्ट का नया मास्टर वो हमारे सेक्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो मॉन्क कहता है मैं समझ गया, मगर मुझे आपको एक और बात भी बतानी है। जूनियर ब्रदर वांग शेन वो ग्रेट रून से अपीयर हुआ है। तो उसका मास्टर कहता है कि हर कर्म का अपना एक नतीजा होता है। तुम फिलहाल डेमोनिक कल्ट सेक्ट के नए लीडर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। जहां तक बात वांग शेन की है मैं खुद से जाकर उसके कार में सिचुएशन को हैंडल करूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस सब लोगों से कहता है कि हमारा नया मास्टर वो अपनी ओथ ले चुका है और कोरोनेशन सेरेमनी भी कंप्लीट हो चुकी है। वो सी युनशांग से कहता है कि क्या तुम दोबारा से अपीयर नहीं होगे और अपने सेक्ट की टीचिंग को एक नए लीडर के अंदर पास नहीं करोगे, या फिर तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही छुप कर रहना चाहते हो। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ग्रेनी सी की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। उसके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं और देखते ही देखते हमें उसके अंदर से एक और बंदे की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर मोशन भी काफी हैरान हो गया था और वहां पे मौजूद बहुत सारे लोग ये देखकर थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि ग्रेनी सी की बॉडी के अंदर किसी और की बॉडी नहीं थी बल्कि वो डेमोनिक कल्ट सेक्ट का फॉर्मर लीडर था जो कि ग्रेनी सी का हस्बैंड भी रह चुका था, मगर ग्रेनी सी ने ही उसे मारा था। जिसके बाद उस बंदे ने अपनी सोल को ग्रेनी सी की बॉडी के अंदर कैप्चर कर लिया था। वो वहां पर आता ही ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि डिसाइपल मास्टर की बात को जरूर मानेगा। ये देखकर मोशन सरप्राइज होता है और वो कहता है कि अच्छा तो ग्रैंड माँ का इनर डीमन कोई और नहीं बल्कि कल्ट सेक्ट लीडर है। वो कल्ट सेक्ट मास्टर ग्रैनी सी की बॉडी के साथ आगे आते हुए अपनी 2 फिंगर्स मोशन के माथे पर रखता है, जिसकी वजह से मोशन वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो देखता है कि एक आदमी एक दरख्त को एक कुल्हाड़ी के साथ काट रहा है, मगर वो दरख्त दोबारा से रीग्रो होकर अपने आप को पहले वाला शेप में ले आता है
और वो ओल्ड मास्टर मोशन से कहता है कि तुम मुझे काफी देर से खड़े होकर देख रहे हो, मुझे बताओ कि तुमने यहाँ क्या देखा है। तो मोशन उससे कहता है कि सेज मुझे अपनी टीचिंग्स दीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो मास्टर उसी स्टोन के ऊपर बैठे हुए अपना हाथ आगे जैसे बढ़ाता है तो वो मोशन के माथे को पकड़ लेता है, जिसके बाद मोशन को अजीब सा फील होने लगता है। वो अपना पूरा पास्ट देखता है, जिसके साथ सेज भी उसके पास्ट को देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि मोशन वो कहाँ से आया है और कहाँ से होकर वो यहाँ तक पहुंचा है। वो उसकी सारी मेमोरीज को देखते हुए सीधा उसके बचपन में जा पहुंचता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर मोशन को बहुत ही लंबा टाइम गुजर जाता है और कई दिन गुजर जाते हैं और अभी भी मोशन वहीं पर ही बैठा रहता है। और वो सेंट मोशन को कहता है कि तुम्हारी फैमिली वो अब मर चुकी है, उनकी हड्डियां भी अब कब्रों में गल सड़ गई है। तुम यहाँ से कई सौ साल पीछे तक देख सकते हो, यहाँ तक कि तुम कुछ भी देख सकते हो। ह्यूमंस, घोस्ट, स्पिरिट्स या फिर डीमंस, तुम्हें सब कुछ यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। वो सारे के सारे अपने एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर तुम इस पैटर्न को समझ जाते हो तो तुम क्रिएशन को समझ जाओगे। हर एक चीज एक डिसाइडेड पैटर्न को ही फॉलो करती है और इसी चीज को ग्रेट ट्रूथ ऑफ ऑल थिंग कहा जाता है। ये सुनने के बाद मोशन कहता है कि अच्छा, तो ग्रेट ह्यूमन यूनिफिकेशन ही हेवनली डीमन की डीमन स्क्रिप्चर है, जो कि एक सेज की टीचिंग्स के साथ छुपी हुई थी। और मोशन को कहा जाता है कि तुमने इस बात को कितना समझा है ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ से ग्रेनी सी में मौजूद वो कल्ट लीडर मोशन की मेमोरीज को देखने के बाद उसे अपनी टीचिंग्स पास कर देता है और एंसेस्टर से कहता है कि मैंने अपनी टीचिंग्स इस लड़के में पास कर दी है, अब मुझे वापस जाकर किसी तरह कोई मौका ढूंढना होगा ताकि मैं अपने इनर डीमन को कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद फिर मुझे एक मर्तबा सिर्फ इस लेडी को मारना होगा और मैं दोबारा से अपने सेक्ट में अपीयर हो पाऊंगा। मगर ग्रेनिसी कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन किसको कंट्रोल करता है। ये कहने के बाद ग्रेनिसी उसे दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर लॉक कर देती है और कहती है कि मास्टर, जब मेरा बच्चा होश में आ जाए तो उसे बता दीजिएगा कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ और न्यू ईयर पर वो हमसे मिलने के लिए जरूर आए। ये कहने के साथ वो वहां से चली जाती है और मोशन वो वहीं पर ही उस सेंट स्टोन के ऊपर बैठा रहता है और उस सेंट से टीचिंग्स हासिल कर रहा होता है। वो वहां पर काफी लंबा टाइम गुजरने के बाद भी बैठा हुआ था और जब हमें उसके सीक्रेट स्पेस में दिखाया जाता है तो वहां पर मोशन वो उसी मास्टर से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि हम लोग इमोर्टैलिटी को कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी तरह ही एक सेज बनना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। तो वो सेज उससे कहता है कि अगर तुम एक सेज बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना एक विर्चू क्रिएट करना होगा। तुम्हारे पास एक मेरिट होनी चाहिए और तुम कुछ वर्ड्स क्रिएट कर सको और उसके बाद ही तुम इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हो। तुम भी फिर मेरी तरह एक सेज बन जाओगे। तो मोशन उससे कहता है कि एक सेज बनने के लिए मुझे क्या करना है। तो वो मास्टर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले 3 एलिमिनेशन स्टेज को कवर करना होगा, जिसमें एलिमिनेशन प्रिंसिपल्स, नॉलेज और टीचिंग्स शामिल है। अगर तुम इन तीनों चीजों को हासिल कर लेते हो तो तुम ग्रेट टीचर बन जाओगे, साथ में तुम एक सेज भी कहलाओगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।